हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो एक बार फिर से मैं आंसर राइटिंग सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि दिसंबर में ही आपका प्री एग्ज़ाम प्रस्तावित है यूपीपीसीएस का, और यूपीएससी का भी आप लोगों को पता ही है वो भी एग्ज़ाम, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में रिपीटेड होते हैं और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो उसके बाद आपको 2 से 4 महीने का टाइम मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो अगस्त तक आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें मेंस के। और अगर आंसर राइटिंग भी करते हो, क्योंकि अब तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, बस उसके बेस पे आप बस लिखना शुरू करो। लिखते 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 फ्लो आ जाएगा अपने आप। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको इंट्रो कैसे देना है, आपको अंदर की मेन बॉडी कैसे लिखनी है और कंक्लूज़न पे कैसे ध्यान देना है। यहाँ हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ग्रो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट वीडियो आपसे रिलेटेड मेरे चैनल पे हैं जो आप लोग को बहुत पसंद आएंगी और आएंगी ज़रूर, मुझे पता है। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे ही ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जीएस पेपर नंबर 3 का, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस क्या है और भारतीय कृषि के लिए ये वरदान है या चुनौती, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो इसके ऊपर आज हम आंसर राइटिंग करने वाले हैं। इसमें हम प्रस्तावना पे देखेंगे, इसकी मेन बॉडी पे काम करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लिख सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे इन अ करंट सिनेरियो। मतलब कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा चेंज करेंगे। आज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो भी डाटा दे सकती हूँ वो आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा एमएसपी क्या है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो इसकी परिभाषा से शुरुआत करनी है। भारत सरकार द्वारा फसल की बुआई से पहले घोषित वह गारंटीकृत मूल्य जिस पर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीदती है उसे कहते हैं एमएसपी। मतलब कि वो मूल्य जिससे डायरेक्ट सरकार खरीदेगी किसानों से, बीच में बिचौलियों का काम नहीं होगा। अब ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि बाज़ार में कीमतें गिरने पर भी सरकार तय मूल्य पर उपज खरीदने के लिए बाध्य होती है। क्योंकि सरकार ने अगर कह दिया कि मैं 200 या 300 रुपये किलो का गेहूँ, या यहाँ पे क्विंटल का हिसाब चलता है वैसे तो उस 2200 या 2300 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम लोग लेंगे। तो चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए कीमत में, ये इस रेट पे ख़रीदना ही पड़ेगा सरकार को। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो कृषि उत्पादों की कीमतों में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना, ताकि, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आत्महत्या तक कर रहे हैं कि उनकी जो फसल है उसकी उचित कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार ने ये एमएसपी नीति अपनाई है। तो ये जो 3 पॉइंटर आपको दिए, मैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। इसको प्रॉपर एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। मैंने 3 अलग अलग चीज़ें, आप परिभाषा लिखनी नहीं है कि परिभाषा, वो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। तो परिभाषा बताएंगे, फिर इसका मेन मोटिव क्या है और ये कैसे एक किसानों को सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, ये आपको तीनों वहाँ पे इंट्रो में देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 23 फसलों के लिए मुख्यतः इस समय दिया जाता है। यहाँ पर बुआई होती है, जब उसकी बुआई होती है उसी समय एमएसपी की घोषणा की जाती है। उसके बाद जब कटाई होती है, हार्वेस्टिंग, तो सरकार उसे खरीद लेती है। मतलब कि बुआई के जस्ट बाद का ये प्रोसेस होता है। तो ये वेन डायग्राम आप एग्ज़ाम में बहुत अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं और इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेगा। अब इसके प्रमुख आंकड़े दे देते हैं। तो इसकी अनुशंसा कौन करता है? कृषि और लागत मूल्य आयोग, मतलब कि सीएसीपी इसकी अनुशंसा करता है। ये देखिए इंट्रो के बाद आप ये 2 से 3 लाइनों में ये थोड़ा सा डाटा देंगे ना, तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि इसको हर एक चीज़ की नॉलेज है। इसके बाद दायरा क्या है? तो वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों के लिए दिया जाता है, जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन और व्यावसायिक फसल। अब मूल्य निर्धारण का लक्ष्य क्या होगा? तो उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना, 1.5 गुना
मूल्य सुनिश्चित करना ताकि किसान लाभ की स्थिति में रहें। तो ये इसका मेन लक्ष्य होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है और ये हर एक क्वेश्चन में जो एमएसपी से रिलेटेड होगा उसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हो। तो गाइज़ मैं आपको इतने अच्छे से ये डिटेल में समझा रही हूँ और आंकड़े दे रही हूँ, आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों के लिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो चैनल पे आएंगी, तो इसके लिए चैनल पे बने रहें हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं। तो एमएसपी के बहुआयामी लाभ क्या है। अगर ये व्यवस्था की गई है तो इसकी चुनौतियाँ पूछी हैं और इसके लाभ पूछे हैं। तो सबसे पहले हम लाभ बताते हैं। तो किसानों की आय की सुरक्षा और जोखिम में कमी करना प्रमुख लाभ है। इसको समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देना, मतलब किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादित करे, क्योंकि उनको गारंटी होगी ना कि अगर मैं फसल उगा लूँगा तो किसान खरीदेंगे ही, सॉरी सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी, कोई और खरीदे या ना खरीदे। बाज़ार में कीमत की स्थिरता बनी रहेगी, बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने एक एमएसपी निर्धारित कर दी है इसलिए। इसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती बने मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती के कार्यों में लिप्त होंगे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा और पीडीएस के लिए आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि बहुत सारे जो सरकार अब खरीदती है तो उसको फिर खाद्य सुरक्षा के लिए, पीडीएस के लिए ये चीज़ें, क्योंकि ये सब उनके नियंत्रण में होता है, सरकार को ही करना पड़ता है, वितरण करना पड़ता है गरीब लोगों को अनाज, तो फिर वो अपने नियंत्रण में ये काम कर सकती है। तो ये इसके बहुआयामी लाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट, आय सुरक्षा और मूल्य स्थिरता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो जोखिम की कमी, कृषि में मौसम और बाजार में भारी अनिश्चितता होती है। एमएसपी का न्यूनतम मूल्य लाभ सुनिश्चित कर इस जोखिम को कम करता है। मतलब कि किसान श्योर हो जाते हैं कि हाँ, मैंने फसल अगर उगाई है तो मेरे फसल को खरीदने वाला कोई ना कोई है सामने, उसको अनिश्चितता नहीं बनी रहती। नेक्स्ट है, औने पौने दाम में बेचने से बचाव, ये वही लाभ है, इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है तो उस समय कीमतें बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में एमएसपी किसानों को घाटे में अपनी फसल बेचने से रोकती है, क्योंकि सरकार ने पहले तो वो बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं कि हाँ, हमारी जो फसल है इतने में ख़रीद लो। अगर वो लोग नहीं ख़रीदना चाहते तो उनके पास लास्ट ऑप्शन सरकार तो होता ही है कि वो कम से कम एमएसपी रेट पे तो सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी हमारा अनाज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास, ये भी उसी का पॉइंट है, ये भी लाभ होते हैं, क्योंकि बफर स्टॉक और पीडीएस, सरकार द्वारा एमएसपी पर भारी खरीद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जब भी कोविड-19 आया था हमारी इंडिया में 2020-21 के दौरान, तो 80% आबादी को मुफ्त अनाज इसी बफर स्टॉक से मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आप अपने पेपर में इसे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर बढ़ती है, कृषकों की अगर आय बढ़ती है तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ती है, जिससे सेकेंडरी और जो थर्ड तृतीयक क्षेत्र हैं उनका भी तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि जब पहले क्षेत्र की आय बढ़ेगी तो उसकी निर्भरता दूसरे और तृतीय क्षेत्र पे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो एमएसपी ने, यहाँ आप लिख सकते हो कंक्लूजन के रूप में कि एमएसपी ने देश को खाद्य सुरक्षा तो दी है, लेकिन समय के साथ इसको कुछ गंभीर सीमाएं भी उभर कर आई हैं। ये आप ना जब अभी तो आपने लाभ बता दिए, क्योंकि हमें बताना है कि इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं, तो लाभ ऊपर बता दिया। अब जब चुनौतियाँ शुरू करेंगे उससे पहले ये लाइन आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो। अब आप चुनौतियाँ बताएंगे। तो एमएसपी की सीमाएं और उभरती चुनौतियाँ, सीमित क्षेत्रीय और वर्गीय लाभ होता है इसमें, इसको डिटेल अभी बताऊंगी मैं। फसल विविधता में भारी कमी होती है, पर्यावरण और मृदा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, और वैश्विक बाजार और निर्यात में असंतुलन पैदा होता है इससे। अब कैसे होता है ये हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले क्षेत्रीय असमानता और बिचौलियों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव हम लोग स्टडी करते हैं तो साधन संपन्न किसान जो होते हैं और एक सीमांत किसान होते हैं। अब साधन संपन्न जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान होते हैं, वो लोग 200 से 300 कुंटल का उत्पादन करते हैं। यहीं पूर्वांचल आदि के जो किसान होते हैं वो 10 से 20 कुंटल उत्पादित करते हैं। अब इनके पास स्वयं के ट्रैक्टर और परिवहन साधन होते हैं, और वहीं सीमांत किसानों के पास परिवहन लागत के डर से मंडियों तक ये नहीं पहुंचा पाते अपना सामान। अब यहाँ पर
सीधे सरकार मंडियों में एमएसपी का पूरा लाभ उठाते हैं। मतलब सरकार तो मंडी में जब सामान आएगा ना तभी खरीदेगी। अब यहाँ गांव में बिचौलिए मीडिएटर जो होते हैं वो कम दाम पर फसल बेचने कम मतलब बिचौलियों को किसान कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो है वो मंडी तक नहीं पहुँचा पाते सामान। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप थोड़ा रफ वे में बना के ये सीमांत किसान और यहाँ साधन संपन्न किसान को वह कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में। चलिए नेक्स्ट, फसल की विविधता को नष्ट करना। अब ये कैसे होता है ये बताती हूँ मैं। तो एमएसपी में क्या होता है कि गेहूं और चावल को वर्चस्व दिया जाता है। 23 फसलों पे एमएसपी घोषित हुई है, बट सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो मुनाफा होता है वो गेहूं और धान उगाने तक सीमित रह गया है, और पे भी मिलता है बट बहुत ब्रॉड इसका प्रोकास्टिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर सीमित क्षेत्रों में इसको मिलता है। नेक्स्ट, आदर्श खाद्य बास्केट पर असर पड़ता है, क्योंकि किसान मोटे अनाज, दालों और तिलहन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल उगाते हैं। उन्हें पता है कि सरकार इस पे एमएसपी तो श्योरिटी देगी ही देगी, जिससे देश की जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है और आहार संतुलन वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गहरा पर्यावरणीय और मृदा संकट। अब ये कैसे होता है, इसमें 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि भूजल स्तर में गिरावट। प्रथम हरित क्रांति जब हुई थी पंजाब हरियाणा में, तो पानी की कमी हुई थी, उसके बावजूद अत्यधिक जल मांगने वाले फसलों की खेती धड़ल्ले से हो रही थी, क्योंकि आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है और बारिश पे डिपेंड रहती है हमारी कृषि। बट जैसे जो अच्छे साधन संपन्न किसान हैं वो ज़मीन से पानी निकालते जा रहे हैं खेती को बढ़ाने के लिए। तो जिस फसल में ज़्यादा पानी लगता है तो वो अगर हम फसलें उगाएंगे और ज़मीन से ज़्यादा पानी निकालेंगे तो भूजल स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भूजल इतना नीचे जा चुका है कि स्वयं राज्य सरकारें किसानों से धान न बोने की अपील कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है धान में लबालब पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो अगर बारिश नहीं हो रही है सीज़न में तो फिर क्या होता है कि ज़मीन से ट्यूबवेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है, जिससे कि भूजल स्तर में कमी हो रही है। अब सॉइल हेल्थ को भी इसी तरह से यहाँ नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जब निरंतर एक ही तरह की फसल उगाई जाएगी तो मिट्टी से एक विशिष्ट प्रकार के जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होते रहेंगे और उसमें जो विविधता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट होने लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गिरावट। ये कैसे होता है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूरी होती है। कई बार एमएसपी की दरें वैश्विक बाजार की कीमतों से बहुत अधिक हो जाती है, जिससे भारतीय कृषि उत्पाद महंगे होने लगते हैं इस वजह से। और नेक्स्ट है दीर्घकालीन नुकसान। क्या होता है, किसान केवल घरेलू सरकारी खरीद पर निर्भर हो जाते हैं। आकर्षक एमएसपी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अवसरों में जुड़ने से पिछड़ जाते हैं। मतलब कि वो लोग ये सोचते हैं कि सरकार तो एमएसपी दे ही रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है जाके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों बाज़ारों में जाने की, एक्सपोर्ट करने की, इन सब की। मतलब कि वो एक होता है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम सरकार को ही बेच देंगे, हमें और सर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। नेक्स्ट, अगर हम नीतिगत विश्लेषण करें तो अब इसमें एक यथार्थ क्या चीज़ निकल के आती है। तो मूल उद्देश्य क्या है इसका कि 23 फसलों को बढ़ावा, सभी किसानों की आय में वृद्धि, फसल विविधता और संतुलित कृषि होनी चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। बट वर्तमान स्थिति क्या है, केवल गेहूं धान पर फोकस किया जा रहा है। कुछ बड़े राज्यों के किसानों को एकाधिकार मिल चुका है, बिचौलियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गंभीर भूजल संकट हो रहा है और पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट भी हो रहा है। तो निष्कर्ष की बात करें तो नीति के तत्कालिक लाभों ने दीर्घकालीन पर्यावरणीय और ढांचागत समस्या को जन्म दिया है यहाँ पर। चलिए अब निष्कर्ष और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसका मतलब हम ये कंक्लूज़न की बात कर रहे हैं। तो इसके संरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। अन्नदाताओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एमएसपी आज भी बहुत एक कंपलसरी ज़रूरत कही जा सकती है किसानों के लिए। इंक्लूसिव रिफॉर्म्स होने चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा ताकि बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन। गेहूं, धान के अलावा दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खरीद को भी समान रूप से प्रोत्साहित करने वाली नीतियां यहाँ बनाने की ज़रूरत है। तो मतलब कि द वे फॉरवर्ड यहाँ ये 3 काम किए जा सकते हैं। तो आप अगर इसे एक एक हेडिंग में भी दे दोगे ना, तो आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हो कि एमएसपी को केवल एक खरीद तंत्र से निकालकर एक सतत कृषि विकास तंत्र यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ढालने की आवश्यकता है, ताकि किसानों के हितों और पर्यावरण की रक्षा एक साथ की जा सके। बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है, इसको आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जीएस पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे से मैंने इलेबोरेट कराया, समराइज़ किया है सब कुछ। अब इसमें चाहे लाभ आ जाए, चाहे चुनौतियां आ जाएं, चाहे समाधान आ जाए, चाहे एमएसपी क्या होती आ जाए, देखिए एक टॉपिक प्रॉपर आपका अच्छे से तैयार हो गया है। बस इसमें एक लेटेस्ट डाटा आप अगर इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जीएस पेपर नंबर 2 से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकोषीय संघवाद और वित्त आयोग की भूमिका। ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और ये भूमिका होती क्या है, इसके बारे में हमें बात करना है आज के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों मेंस पेपर में आ चुका है और 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे एक आदर्श रूपरेखा में लिखेंगे उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना आ रहा है तो वीडियो अभी पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पोस्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले आदर्श उत्तर संरचना में आपको क्या करना है, प्रस्तावना, जिसमें अनुच्छेद 280 के बारे में बताना है और परिभाषा इसकी बतानी है। इसको मैं अभी अगर आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये यहाँ पर डाल सकते हैं। मुख्य भाग में आपको 5 आयाम देने हैं, यानी कि 15वें वित्त आयोग के डेटा और उदाहरण आपको यहाँ देने पड़ेंगे। निष्कर्ष में आपको सहकारी संघवाद पर जोर देना है। आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्रश्न में राजकोषीय संघवाद यानी कि वित्तीय पे पूछा गया है, ना कि राजनीतिक संघवाद के बारे में बात की गई है। राजकोषीय संघवाद और राजनीतिक संघवाद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजकोषीय संघवाद वित्तीय व्यवस्था पे बात करता है और राजनीतिक संघवाद हमारी जो सरकार काम कर रही है, सरकार चल रही है, उस पर बात करता है। तो क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रस्तावना में हमें क्या देना है। तो प्रस्तावना के में एक वेन डायग्राम बना के आप शो कर सकते हो कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय तीनों को एक वित्तीय दिया जाता है, जिसे वित्त आयोग कहते हैं, वित्त आयोग द्वारा, और जिसका विवरण अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन से है। भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रस्तावना यहाँ पर हो जाएगी, और अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका काम क्या होगा वित्त आयोग का, तो कर राजस्व का वितरण करना। आप कैसे करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसे एक वेन डायग्राम से बता सकते हो। केंद्रीय कर पूल कैसे होता है, ये उदाहरण मतलब कि ऊपर से आता है। केंद्र जो है वो राज्य को देती है, कैसे देती है, 3 क्षेत्रों में देती है, राज्य क, राज्य ख और राज्य ग के रूप में। अब 15वें वित्त आयोग का उदाहरण अगर हम लें तो राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं शामिल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर 36 वितरण को देखें तो राज्य का हिस्सा किस बेसिस पे माना गया है, मतलब कि अब किस राज्य को कितना और कैसे देना है, उसका बेस क्या होना चाहिए। तो राज्य का हिस्सा जनसंख्या के आधार पे होगा, आय असमानता के आधार पे होगा, क्षेत्रफल के आधार पे होगा, वन क्षेत्र के आधार पे होगा, और वित्तीय प्रदर्शन वो राज्य कैसा कर रहा है उसके आधार पर होगा। क्योंकि वित्त आयोग सलाहकारी संस्था है, बट केंद्र सरकार सामान्यतः इसकी सिफारिश पर ही काम करती है और इसकी सिफारिश को ही मानती है केंद्र सरकार। तो वित्त आयोग इन आयामों को ध्यान में रखते हुए तय करता है कि कितनी वित्त की आवश्यकता राज्य को होगी। नेक्स्ट है वित्तीय असंतुलन को कम करना। ये वित्त आयोग का काम होता है। जैसे कि उच्च जनसंख्या वाले राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, यहाँ राजस्व का बड़ा हिस्सा
मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है क्योंकि इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यहाँ पर कम धन खर्च किया जाता है और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। यहाँ कम राजस्व क्षमता वाले राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर, यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है। तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कृषि और खनिज राजस्व का यहाँ पे अभाव होता है क्योंकि यहाँ कृषि भी नहीं बहुत बड़े पैमाने पे होती है और खनिज भी नहीं होता। तो वित्त आयोग को दोनों आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर समानता को बढ़ाता है। मतलब कि वो कंपैरेटिवली स्टडी करता है कि उच्च जनसंख्या वाले राज्य को कितना वित्त प्रदान करना चाहिए और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कितना प्रदान करना चाहिए। देखिए, हम यहाँ भूमिका की बात करें, भूमिका का मतलब होता है कि वित्त आयोग कैसे करता है और क्या करता है, तो हम यहाँ उसकी अच्छे से एलैबोरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अनुदान सहायता। अब ये कैसे देता है, ये आपदा प्रबंधन के लिए देता है और अवसंरचना विकास के लिए देता है। मतलब कि एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो चल रहा है राज्य में उसके लिए, प्लस अगर कोई विशेष आपदा आ गई है राज्य में उसके लिए, तो दोनों के लिए अनुदान वो प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन में ये विशेषकर तटीय बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए होता है। नेक्स्ट अवसंरचना विकास जो होता है वो सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की गई है कि 49,599 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाए यहाँ पर। तो ये अलग है, अनुदान प्रोवाइड किया जाता है राज्यों को अकॉर्डिंग टू देयर मतलब इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है राज्य, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है या फिर तटीय क्षेत्रों में है या फिर उनको बुनियादी ढांचे की ज़्यादा ज़रूरत है, इस हिसाब से। नेक्स्ट, राजकोषीय अनुशासन और दक्षता के आधार पर यहाँ ये उदाहरण की बात करते हैं तो 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब कि अगर कोई राज्य स्पेशल काम करता है किसी क्षेत्र में तो उसको स्पेशल अनुदान दिया जाता है। जैसे और इसके एवज में या वित्त आयोग क्या करता है कि धन का आवंटन तो करता ही है बट उसके उपयोग की निगरानी भी करता है। उसके बाद कर प्रयासों का मूल्यांकन भी करता है कि मतलब कि जो धन दिया जा रहा है उसको मूल्यांकित भी करता है कि वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके बाद जवाबदेहिता भी तय करता है कि इस राज्य को जवाब भी देना पड़ेगा कि आप लोगों को जो धन प्रोवाइड करवाया गया है केंद्र की तरफ से वो आप सही जगह खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट है स्थानीय शासन को सुदृढ़ करना। देखिए, केंद्र से राज्यों की तरफ धन आवंटित होता है, उसके बाद स्थानीय निकाय और जो कि लोकतंत्र की तरफ तृणमूल लोकतंत्र होता है उसकी तरफ धन का फ्लो होता है यहाँ पर। तो विकेंद्रीकरण का शासन सुनिश्चित करना। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए 4,36,000 करोड़ का आवंटन किया गया 2021 से 26 के दौरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो स्थानीय निकायों को स्पेशली प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हमारे नीचे की बॉडी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होगी तभी ऊपर का फ्लो अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसी वजह से इसको वित्त आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। अब वित्त आयोग की राजकोषीय संघवाद का आधार क्या है, तो यहाँ पर केंद्र की राजस्व शक्ति कैसी होती है और राज्यों की स्थानीय निकायों की आवश्यकता कैसी है, उन दोनों को बेस बनाकर ये संघवाद का आधार तय करता है। तो ये देखता है कर का वितरण कितना है, अनुदान कितना दिया जाना चाहिए, अनुशासन किस बेसिस पे काम कर रहा है और राज्यों में किस हिसाब से असमानता पे काम किया जा रहा है और या विविधता कैसी है, असमानता कैसी है राज्यों में। तो ये सब पूरा प्रॉपर वित्त आयोग ध्यान देता है, उसके अकॉर्डिंग ही अनुदान तय करता है। अब आप निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट है कि वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने की दिशा में बहुआयामी प्रयास करता है। ये धन के न्यायसंगत वितरण, राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से भारतीय संघवाद में निहित सहकारी संघवाद की रक्षा करता है। तो ये आप कंक्लूज़न बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ हमने पूरे लेक्चर में बात की अच्छे से कि पहले तो कि वित्त आयोग होता क्या है और कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ, कौन से आर्टिकल से इंक्लूड हुआ 280 से। उसके बाद हमने देखा कि वो
कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, किस बेसिस पे काम करता है, क्योंकि भूमिका बतानी है, भूमिका में तो उसका बेस और प्रोसेस ही बताना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हमने एक बहुत ही अच्छा से कंक्लूज़न पे और पॉजिटिव कंक्लूज़न पे काम किया। कभी भी आप अपने कंक्लूज़न में नेगेटिविटी ऐड नहीं करोगे। एक यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप आंसर लिखें तो जिस भी ईयर में आंसर लिख रहे हैं तो उस ईयर में जो एक लेटेस्ट डाटा है और बहुत ही उस पर लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो वहाँ पे इंक्लूड करें। अगर आप ये वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो तो ये जो मैंने डाटा दिया है वो उस समय रेलेवेंट नहीं होगा, तो इस पे ज़रूर आप लोग काम कर लेना। तो आज हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से आंसर राइटिंग की, जीएस पेपर नंबर 3, जीएस पेपर नंबर 2। अब ऐसे ही 1, 2, 3, 4 सबकी आंसर राइटिंग लेकर आऊँगी। निबंध की भी क्लासेस जल्दी ही लेकर आएंगे और हिंदी की भी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि और भी क्लासेस जल्दी से इंक्लूड करें। तो इस क्लासेस को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।